डियर स्टूडेंट, चंपारण प्रोटीन क्लासेस के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के एनालिसिस कर रहे थे और पिछले लेक्चर के अंदर हम लोग फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 2021 और सेमेस्टर में पूछे गए क्वेश्चन का एनालिसिस किए थे। आज हम लोग 2021 इवेंट सेमेस्टर में पूछे गए क्वेश्चन के एनालिसिस करेंगे। ये जो सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये ग्रुप बी के छात्रों के लिए फर्स्ट सेमेस्टर में ज़रूरत होती है और ग्रुप ए के छात्र इसे सेकेंड सेमेस्टर में अध्ययन करते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि अभी एग्जामिनेशन के समय एसवीटी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछने जाने के चांसेस अधिक रहते हैं, तो हम लोग सारे क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो मेरे पास अभी 2021 इवेंट सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर प्रेजेंट है जो एक्चुअल एसबीटी के द्वारा पूछा गया था। ये सेमेस्टर फर्स्ट और सेकेंड लिखा रहता है। इसके पीछे रीजन यही है कि ग्रुप बी के छात्र इसको फर्स्ट सेम में अध्ययन करते हैं और ग्रुप ए के छात्र सेकेंड सेम में अध्ययन करते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन पर चलते हैं। मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एक्टिव कंपोनेंट इन सर्किट। आपको बताया जाता है कि एक्टिव कंपोनेंट सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, पावर गेन देता है। करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, बैटरी, ट्रांजिस्टर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये सारे एक्टिव कंपोनेंट हैं। तो करंट सोर्स पहला ही ऑप्शन है, ये आपका करेक्ट आंसर है। ये एक्टिव कंपोनेंट है। ये जितने भी आप देख रहे हैं सारे के सारे क्या है, पैसिव कंपोनेंट है। अगर एग्जाम में आपको पैसिव कंपोनेंट के बारे में पूछे तो ये माइंड में रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बोला कि एक ऐसा सर्किट ना कोई एनर्जी को सोर्स से एनर्जी लेता है, ना ईएमएफ लेता है, उसका नाम क्या है, यूनिलैटरल सर्किट। उसका नाम क्या होता है, यूनिलैटरल सर्किट। ऑप्शन नंबर ए आपके करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास। इन ए सेमीकंडक्टर द मूवमेंट ऑफ होल्स इज ड्यू टू। सेमीकंडक्टर के अंदर होल्स का मूवमेंट किसके कारण होता है, तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस बैंड। माइंड में सेटअप होना चाहिए। होल्स का मूवमेंट किसके कारण होता है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट के कारण करंट का फ्लो होता है, लेकिन होल्स के मूवमेंट का आना है तो होल्स का मूवमेंट किसमें होता है, वैलेंस बैंड के कारण। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। ध्यान देना होता है इसमें इमीटर का कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कलेक्टर रीजन है हाई कंडक्टिविटी दिया है और इमीटर के पास रेसिस्टिविटी हाई दिया है, इसलिए प्रॉब्लम है। यहाँ पे कंडक्टिविटी कर दीजिएगा, तब मेरा जाके ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होते हैं। क्यों, क्योंकि इमीटर का कंडक्टिविटी सबसे अधिक होता है और डोपिंग इमीटर का हैवी होता है। ये कभी भी सही नहीं होंगे। कलेक्टर रीजन का हाई कंडक्टिविटी नहीं होता है, इमीटर का होता है। ये भी सबसे पहले गलत होने के चांसेस क्यों थे, क्योंकि इमीटर हेवली डोपेड होता है। हेवली डोपेड एक में है, ये दोनों में लाइट डोपेड है, कभी नहीं होगा। हेवी डोपेड इमीटर होते हैं और उसका कंडक्टिविटी हाई होता है, ना बल्कि रेसिस्टिविटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, and
आइडियल वोल्टेज सोर्स शुड है, इसके पास जीरो रेसिस्टेंस होता है। आइडियल वोल्टेज सोर्स है इसलिए जीरो रेसिस्टेंस। आइडियल करेंट सोर्स रहता, क्या रहते, आइडियल करेंट सोर्स रहता तो याद कर लीजिएगा इनफाइनाइट रेसिस्टेंस, इनफाइनाइट रेसिस्टेंस माइंड में सेटअप होना चाहिए। वोल्टेज सोर्स है इसलिए जीरो रेसिस्टेंस, आइडियल करेंट सोर्स के पास इनफाइनाइट रेसिस्टेंस होता है। एंड ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज बेसिकली, ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या है, हाई गेन डायरेक्ट कपलेड एम्पलीफायर है। इसका डीसी का डायरेक्ट करंट नहीं होता है, डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर है। माइंड में सेटअप होना चाहिए, यानी इसके पास गेन अधिक होता है और ये डायरेक्टली एक दूसरे से जुड़ा हुआ एम्पलीफायर है। आइडियल ओपैम्प है फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, याद होगा आइडियल ओपैम्प के पास कौन कौन से गुण होते हैं, तो याद कर लीजिएगा इनपुट इम्पीडेंस, जिसको रेसिस्टेंस बोलते हैं, इनपुट इनफाइनाइट होता है, आउटपुट इम्पीडेंस एंड रेसिस्टेंस जीरो होता है, वोल्टेज गेन इनफाइनाइट होता है, बैंड विड्थ भी इनफाइनाइट होते हैं, ऑफसेट वोल्टेज जीरो होते हैं। तो आइडियल है तो इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होंगे, वोल्टेज गेन इनफाइनाइट होंगे, आउटपुट रेजिस्टेंस जीरो होंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द आउटपुट ऑफ टू इनपुट और गेट इज जीरो ओनली व्हेन, यानी और गेट याद होगा जिसका सिंबल इस प्रकार से होता है। बोला है कि अगर दो इनपुट देंगे तो आउटपुट क्या होगा, ए है बी है और ये y बराबर a प्लस बी है। तो इसमें हम बताते हैं कि अगर एक भी इनपुट ट्रू है तो आउटपुट ट्रू होते हैं। एक के सिचुएशन में y का मान जीरो होगा जब a भी जीरो होंगे b भी जीरो होंगे। तो बोला है कि आउटपुट है दो इनपुट वाले और गेट का जीरो कब होगा, जब दोनों इनपुट जीरो होंगे। ऑप्शन नंबर डी आपके करेक्ट है। ये चलते आगे, एंड गेट क्या है, इक्विवेलेंट टू सीरीज स्विचिंग सर्किट, याद करके रखिएगा। एंड गेट सीरीज स्विचिंग सर्किट के बराबर होते हैं, सीरीज स्विचिंग सर्किट के बराबर होते हैं। कौन सा गेट, एंड गेट। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, द कंडक्टेंस इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालॉजियस इन मैग्नेटिक सर्किट बाय, कहने का मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट का कंडक्टेंस मैग्नेटिक सर्किट के किसके बराबर होता है, तो परमिनेंस के बराबर होता है। और जो रिलक्टेंस होता है रेसिस्टेंस के बराबर होता है, यानी इलेक्ट्रिक सर्किट का रेसिस्टेंस और मैग्नेटिक सर्किट के रिलक्टेंस बराबर होते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट के करंट इसके एनालॉजियस होते हैं मैग्नेटिक सर्किट के फ्लक्स के, परमेबिलिटी के। माइंड में सेटअप रहेंगे ना। तो ये जो परमिनेंस है वो रेसिस्टेंस के इक्विवेलेंट नहीं होगा, किसके बराबर होंगे, आपसे पूछा क्या जा रहा था, कंडक्टेंस के।
और रिडक्टेंस किसके बराबर होते हैं? रेसिस्टेंस के। ये चीज मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट में चलेंगे हम लोग। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन कंडक्टर डिपेंड अपॉन, ये तो फैराडे लॉ का कहानी है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर 11। हम लोग लगातार इस प्रकार के वीडियो बनाते जा रहे हैं ताकि आपको हेल्प मिल सके, और जितने भी एक्चुअल क्वेश्चन हैं अभी तक जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं सारे के क्वेश्चन हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। यानी आपके न्यू सिलेबस में मात्र 2 साल की एग्जामिनेशन अभी कंप्लीट हुए हैं। थर्ड बार एग्जाम आप लोग दे रहे हैं अभी 2022 में इवेंट सेमेस्टर में। तो जितने भी क्वेश्चन आते चलेंगे सारे क्वेश्चन के एनालिसिस आपको मिलते चलेगा। आप हमसे जुड़े रहिए। बस एक बार आप देखिए, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। 13 नंबर कुछ 12 नंबर। When a single turned coil rotate in uniform magnetic field at uniform speed, induce EMF। देखिए, अगर एक कॉइल लपेटा हुआ कोई भी कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट कराइएगा तो उसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेंगे यानी ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कांस्टेंट कभी भी नहीं होगा, अल्टरनेट करके। एक बार मिलेगा, एक बार नहीं मिलेगा, थोड़ा मिलेगा फिर नहीं मिलेगा, यानी अल्टरनेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए मैग्नेटिक मटेरियल हिस्टैरिसीस लॉस टेक प्लेस प्राइमरी ड्यू टू, आपको याद है कि जब हम हिस्टैरिसीस लूप पढ़ रहे थे याद है हिस्टैरिसीस लूप में आया क्या था कि एक रिटेंटिविटी आया था, एक कोर्सिविटी आया था। तो पूछता है कि मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक मटेरियल हिस्टैरिसीस लूप होता है, लॉसेस होता है, वो किसके कारण होता है? उसके पास हाई रिटेंटिविटी के कारण। किसके कारण? रिटेंटिविटी का मान वह होता है कि अगर एच के मान को 0 कर दिया जाए तो बी का मान कुछ प्रेजेंट होता था। इस पॉइंट का नाम क्या था? रिटेंटिविटी। और इस पॉइंट का नाम था कोर्सिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द पावर फैक्टर ऑफ प्रैक्टिकल इंडक्टर, ये सोचने वाला चीज है। प्रैक्टिकल इंडक्टर है तो पावर फैक्टर लैगिंग होता। अगर प्रैक्टिकल कैपेसिटर होता पावर फैक्टर लीडिंग होता। यही प्रैक्टिकल नहीं रहता, प्योर रहता तो प्योर रेसिस्टर के लिए पावर फैक्टर 1 होता है और प्योर कैपेसिटर या इंडक्टर के लिए पावर फैक्टर 0 होता है। ये याद करके रखिएगा। पावर फैक्टर वो प्रैक्टिकल इंडक्टर कितना होगा? लैगिंग होगा। प्रैक्टिकल कैपेसिटर के लिए लीडिंग होगा। प्योर रेसिस्टर के लिए 1 होंगे। प्योर कैपेसिटर या इंडक्टर के लिए कितना होंगे? 0 होंगे। नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अंडर द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस इन आरएलसी सर्किट द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज। बार बार पावर फैक्टर का क्वेश्चन आ रहा है। रेजोनेंस कंडीशन में आई बराबर बताए थे V/Z होता है, लेकिन रेजोनेंस कंडीशन में Z किसके बराबर हो जाते हैं? R के बराबर, तो V/R। जब ये रेसिस्टिव सर्किट हो जाता है तो पावर फैक्टर अभी बताया था कि यूनिटी होता है। रेसिस्टिव सर्किट के लिए पावर फैक्टर कितना होता है? 0 होता है, सॉरी यूनिटी होता है यानी 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
total instantaneous power supply by थ्री फेज एसिड सप्लाई टू बैलेंस RC लोड एज, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। अगर पावर किसी समय सप्लाई किया जा रहा है और वह थ्री फेज सप्लाई और किसमें है, रेसिस्टेंस कैपेसिटिव सर्किट के अंदर है, तो वह हमेशा कांस्टेंट होता है पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लक्स क्रिएटेड बाय करंट फ्लोइंग थ्रू द प्राइमरी वाइंडिंग इंड्यूस EMF। आपको याद होगा ट्रांसफार्मर के अंदर दो वाइंडिंग होते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। करंट हम लोग इसमें फ्लो कराते हैं, यहाँ से सप्लाई देते हैं और यहाँ पर लोड होता है। तो ये जो पावर हम लोग करंट सप्लाई करते हैं, यह मैग्नेटिक फ्लक्स जो इंड्यूस करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों में EMF इंड्यूस होता है। EMF यहाँ पे इंड्यूस होगा और EMF यहाँ पे इंड्यूस होगा। यानी कहने का मतलब प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर करंट फ्लो कराते हैं और दोनों सर्किट के अंदर ये क्या करते हैं, EMF को इंड्यूस करता है। यहाँ तक डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर जो पावर का ट्रांसफर होता है वह कंडक्शन और इंडक्शन दोनों प्रोसेस द्वारा होता है। याद रखेंगे किसके द्वारा, कंडक्शन और इंडक्शन दोनों के द्वारा। यही एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसमें जो पावर का सप्लाई होता है वो दोनों प्रोसेस के द्वारा होता है, कंडक्शन प्रोसेस के द्वारा भी और इंडक्शन प्रोसेस के द्वारा भी। 18 नंबर क्वेश्चन था। 19 नंबर, द आर्मेचर करंट ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर ऑन नो लोड। हमेशा याद करके रखेंगे, अगर लोड अप्लाई नहीं किया जा रहा है सिंक्रोनस मोटर में, उस समय आर्मेचर करंट हमेशा वोल्टेज से 90 डिग्री से आगे रहता है। कितने डिग्री से आगे रहता है, 90 डिग्री से वह आगे चलता है। इस सिंक्रोनस मोटर के अंदर करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे चलेगा जब कोई भी लोड अप्लाई नहीं करेंगे तब। 20 नंबर क्वेश्चन है मेरे पास। इन इंडक्शन मोटर इफ द एयर गैप इंक्रीज, अगर एयर के गैप को इंक्रीज किया जाएगा तो क्या होगा भाई, इसका पावर फैक्टर हमेशा घटने लगेगा, डिक्रीज करने लगेगा, रिड्यूस करने लगेगा। पावर फैक्टर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा या रिड्यूस करेगा। यानी हम लोग आज फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे और 20 क्वेश्चन का एनालिसिस किया। पिछले लेक्चर में हम लोग और सेमेस्टर 2021 में पूछे गए EEE के क्वेश्चन का एनालिसिस किए थे। नेक्स्ट में हम लोग और सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव वीडियो लेकर जरूर आएंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।